इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग इसमें जो देखेंगे वो कक्षा 9वीं का विज्ञान होगा, ठीक है। और ये हमारे द्वारा क्वेश्चन को सेट किया गया सेट 2 है, ठीक है। तो हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाकर सेट 1 दो पार्ट में अपलोड किया गया है, उसको जाकर आप जरूर देखिए। सेट 2 हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और सेट 2 में लगभग यहाँ पे जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वैसा ही प्रश्न को यहाँ पे सेट करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है, आवाज़ खराब है, जिस कारण से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशनल मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होते हैं। जीवाणुओं के कारण नहीं होता है, एक ऐसा रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होता है, ठीक है। बात को समझिएगा, सिर्फ यहाँ पे जीवाणु के कारण इतना देखना, इस वर्ड को देखना जरूरी है, नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मलेरिया, ठीक है। क्या है? मलेरिया। जो मलेरिया जो है वो जीवाणुओं के कारण नहीं होता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, सुजना के दादा तपेदिक से पीड़ित है, उसकी बीमारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। सुजना के दादा जो है वो तपेदिक से पीड़ित है, उसकी बीमारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एक जो सुजना है उसके दादा जो है वो एक बीमारी से, ठीक है। और तपित कहने का माने समझिए, यहाँ पे तपित मतलब कि वो सफरिंग, बुखार है, ठीक है। तो वो आप इसको किस बुखार, हाँ शरीर गर्म है, तो आप उनको किस श्रेणी में आप रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोनिक श्रेणी में। हम लोग इसको किस में रखेंगे? क्रोनिक श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो रोगाणुओं के द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताना है। तो देखिए बताते चले कि नींद की बीमारी जो है वो रोगाणुओं के द्वारा फैलता है, ठीक है। किनके द्वारा? रोगाणुओं के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ, चलिए हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए। क्वेश्चन है, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम बताना है। तो प्रोटोजोआ के कारण जो होता है वो हैजा है। क्या है बाबू लोग? हैजा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हेपेटाइटिस का कारण बनने वाले वायरस किसके माध्यम से प्रसारित होता है। तो हेपेटाइटिस जो है का कारण जो है एक वायरस के माध्यम से फैलता है। उस वायरस का जो वायरस का नाम नहीं पूछ रहा, मतलब कि कैसे फैलता है, ठीक है, प्रसारित कैसे होता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो पानी के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? पानी के माध्यम से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किसके प्रतिरोध में काम करता है। तो एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे किनके प्रतिरोध में काम करता है। तो एंटीबायोटिक जो है बताते चले कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो दिया हुआ, कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली, सक्रिय क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली कई कोशिकाओं को प्रभावित उत्तक में नियोजित करती है, क्या कहलाती है। तो उत्तक में नियोजित करती है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसको जो कहते हैं हम लोग वो सूजन कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सूजन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा। यदि आप भीड़ भाड़ वाले और कम हवादार घर में रहते हैं तो संभव है कि आप निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। मतलब कहता है कि भीड़ भाड़ वाले, मतलब जैसे कि शहर में और जहाँ पे कम हवादार रूम है उसमें आप रहते हैं, तो निम्नलिखित में से आपको कौन सी बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वायु जनित रोग से हम लोग पीड़ित हो सकते हैं। किससे? वायु जनित रोग से, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न को आप देख सकते हैं दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है लेकिन हमारी कोशिकाओं को नहीं, क्यों। तो पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को मारता है लेकिन हमारी कोशिका को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं बनाती है, ठीक है। हमारी कोशिकाएं जो है वो कोशिका भित्ति नहीं बनाती है,
ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है। प्रश्न क्या कहता है बाबू लोग? प्रश्न कहता है कि ध्वनि तरंग बनते हैं। तो ध्वनि तरंग कैसे बनता है? तो संपीड़न और विरल के माध्यम से ध्वनि तरंग का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी, ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों मतलब संपीड़न और विरलन के माध्यम से ही ध्वनि तरंग बनता है। आगे प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है कि जिन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर होती है, क्या कहलाती है? मतलब जिन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर होती है, मतलब एक लगातार विक्षोभ की दिशा में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग कहते हैं, उसको जो कहते हैं अनुप्रास्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? अनुप्रास्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, कहता है कि जिन तरंगों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, हाँ अब दिखेगा, कि जिन तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन ना कर तरंग की चलने की दिशा में लंबवत अपनी विराल अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करती है, क्या कहलाती है? तो ये भी अनुप्रास्थ तरंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रकाश जो है वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग का एक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण को होते हैं। तो ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षणिक गुण जो होता है वो क्या होता है? आवृत्ति, आयाम और वेग तीनों माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि जब ध्वनि तरंगें माध्यम में संचरित होती है तो निम्नलिखित में परिवर्तन होते हैं। तो माध्यम में मतलब कि कोई भी मीडियम में जब वो संचरित होते हैं तो क्या होता है? तो देखिए बताते चले कि घनत्व, मतलब घनत्व जिसको हम लोग कहते हैं, घनत्व और दाब दोनों में, ठीक है, ये दोनों जगह पे फैलता है। मतलब घनत्व और दाब, मतलब कि घनत्व में भी जाता है और दाब में भी ये होता है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है निम्न किस तरंग का संपीड़न वही क्षेत्र होता है जहां, किसी तरंग का संपीड़न वही क्षेत्र होता है जहां पे क्या घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है। ठीक है, क्या घनत्व और दाब अधिक होता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि विरलन होता है। तो विरलन क्या है? तो विरलन जो होता है, समझिए, विरलन जो होता है निम्न दाब का क्षेत्र जहां कण दूर दूर हो जाते हैं उसी को हम लोग विरलन कहते हैं। ठीक है, सघन किसको कहते हैं? तो सघन कहते हैं जब जिस क्षेत्र में जो कण होते हैं वो सटा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं, सघन कहते हैं, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि विरलन होता है। तो विरलन क्या होता है? विरलन निम्न दाब का वह क्षेत्र जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं उसको हम लोग विरलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि किसी तरंग का शिखर क्या कहलाता है? तो कोई भी तरंग का जो शिखर जो होता है, ठीक है, तिरंग का शिखर क्या कहलाता है? तो श्रृंग कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंग। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि शिखर को तो हम लोग श्रृंग कह दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग तो श्रृंग कह दिए, लेकिन लोवेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, इसमें से एक कमेंट करके आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न कि दो कर्मागत संपीड़नों अथवा दो कर्मागत विरलों के बीच की दूरी कहलाती है। तो दो कर्मागत संपीड़नों तथा दो कर्मागत विरलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो बीच की दूरी जो कहलाती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक आप जानते ही हैं कि क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है बाबू लोग? वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि कार का एसआई मात्रक क्या है? मतलब कार नहीं, कार्य। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, कहता है कि जब m द्रव्यमान की वस्तु को देखिएगा, ध्यान दीजिए, m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें संचित होने वाले स्थितिज
ऊर्जा होगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बाबू लोग? तो देखिए यहाँ पे m को कहाँ पे हाई तक उठाया जा रहा है, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगा mgh। क्या होगा बाबू लोग? mgh। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई जाएगा उसका वृद्धि होगी तो क्या होगी इसमें? तो स्थितिज ऊर्जा साथ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो योर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। तो कमानीदार जो घड़ी होते हैं उसमें संचित ऊर्जा है, तो उसमें कौन सी संचित ऊर्जा है? तो देखिए कमानीदार घड़ी में जो है वो स्थितिज ऊर्जा संचित होते हैं, इसलिए एक स्थिति पर अपना वो टर्निंग घूमते रहता है। घड़ी जो होता है, अगर ये मान लीजिए घड़ी तो गोल घूमते रहता है ना, इसका सुई की कांटा है ना, तो एक फिक्स एरिया में ही घूमते रहते हैं, एक लाइन में घूमते रहते हैं, इसलिए इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। अभी भी बताया आपको कार्य का एसआई मात्रक। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आवाज़ थोड़ा सा खराब है, ठीक है, तबीयत खराब है जिस कारण, लेकिन वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे थे क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक बचा हुआ है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? तो गतिज ऊर्जा को दर्शाने वाला इनमें से कौन है? तो 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 vm²। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो, अगर विस्थापन शून्य होगा तो उसका जो वर्क होगा वो भी शून्य, कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में से कार्य के संबंधित में कौन सही है? तो कार्य से रिलेटेड जो यहाँ पे है वो कौन होगा? तो W = FS cos थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए cos थीटा वाले जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए 29वां नंबर में दिया है कि यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य होते होंगे। तो यदि बल की दिशा जो विस्थापन की दिशा के लंबवत है, ठीक है, तो विस्थापन की दिशा के लंबवत जो होगा तो वो क्या होगा? उसकी कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य क्या इतना होंगे? शून्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य होंगे। तो बल की दिशा विस्थापन की दिशा में, किधर बाबू लोग समझिए, धनात्मक होगा। बल की दिशा किसके? विस्थापन की दिशा में होगा तो क्या होगा? धनात्मक, जो ऑप्शन नंबर ये में आपका दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि आगे दिया हुआ कहता है कि 1 HP का मान किसके बराबर होता है? तो 1 HP जो होता है वो किसके बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होगा। 1 हॉर्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होती है, तो उस वस्तु में क्या संचित होता है बाबू लोग? तो उसमें संचित होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे देखिए, कहता है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या निकल के आपके सामने जब कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आपके सामने निकल के आएगा वो होगा बाबू लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऐड जरूर कीजिएगा। यदि कोई ग्रह जो कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधी हो, मतलब दोनों चीज जो है द्रव्यमान और त्रिज्या क्या पृथ्वी के आधी हो, तो उसे ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जब आधा होगा तो क्या होगा? 19 दशमलव, जब इसको कैलकुलेट करने के बाद, जैसे कि हम कैलकुलेट किए हुए 90.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकेंड जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही होगा। इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाया जा रहा है, जैसे लॉन्ग वाले जो है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप लोगों को जरूर मिल जाएगा वो। चलिए आगे देखिए। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होते हैं जब कब? गिरने के समय के वर्ग का। ठीक है,
जो भी गिर रहा है उस समय का वर्ग कर देंगे तो समानुपाती होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को क्या किया गया बाबू? गिराया गया। तो 40 मीटर के नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। तो जब मतलब मीनार की हाइट कितना है? 40 मीटर। वहाँ से जब नीचे गिरा तो उसकी चाल क्या होगा? मतलब मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर के नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी? तो 40 मीटर नीचे गिर गया तो उसकी चाल क्या होगी? तो 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बाबू लोग। क्या होगा? 28 मीटर पर सेकेंड। और योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिराते हुए जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई होगी लगभग। तो देखिए यहाँ पे भवन की ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा 80 मीटर्स। कितना होगा? 80 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जी, ये प्रश्न भी आई है, जी का मान सबसे अधिक होता है। तो जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक पृथ्वी के सतह पर होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह पर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ ये भी प्रश्न बहुत भी आई है कि सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का मान होता है। तो जी का वैल्यू जो होता है 6.67 × 10 पर पावर -11, ठीक है, 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 1 kg वस्तु का भार कितना होता है? तो जब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 9.8 न्यूटन। कितना होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाते हैं? तो वो जो है वो अभिकेंद्रिक बल के कारण लगाता है। किसके कारण? अभिकेंद्रिक बल के कारण। ठीक, चलिए आगे देखिए। किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहते हैं बाबू लोग? तो उसे कहते हैं संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए कि यदि परिणामी बल 5 न्यूटन है तो वह किस प्रकार का बल होगा? परिणामी बल अगर 5 न्यूटन है तो वो असंतुलित बल होगा। क्या होगा? असंतुलित बल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए, प्रश्न को दिया हुआ चित्र में एक चित्र दिखाया गया, जैसे कि ये चित्र आप देख पा रहे हैं। दिया गया बल किस प्रकार का है? तो चित्र में जो दिखाया गया बल जो है वो असंतुलित बल होगा। क्या होगा? असंतुलित बल। क्यों? क्योंकि इधर से फोर्स कम लग रहा है और इधर से ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये असंतुलित बल होगा। दोनों संतुलित बल कब होगा? जब दोनों साइड से बराबर होगा। अगर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है तो ठीक है, तो असंतुलित बल ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि गति उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? तो गति तब उत्पन्न होगा जब उसके ऊपर असंतुलित बल कार्य करेगा। ठीक है, संतुलित बल तो एक जगह पे स्थिर कर देगा, इसलिए असंतुलित बल से। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन असंपर्क बल है? तो कौन सा असंपर्क, संपर्क नहीं करना, असंपर्क बल। ठीक है, तो असंपर्कीय बल जो होगा वो कौन सा होगा? तो चुंबकीय बल जो होता है, बिना छुए हुए आप इधर उधर चुंबक को हिला सकते हैं, मतलब कि गति करवा सकते हैं ना, तो आपका सही हो जाएगा चुंबकीय बल। आगे दिया हुआ है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है क्या कहलाता है? तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है क्या कहलाता है? वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जड़त्व। क्या कहलाएगा बाबू लोग? जड़त्व। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है तब त्वरण का मान क्या होगा? तब शून्य होगा। असंतुलित बल शून्य है तो त्वरण का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। आगे दिया हुआ है कि जब बस अचानक चलने लगती है तब यात्री पीछे की ओर किस कारण से गिर जाते हैं? तो जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्रीगण पीछे की ओर किस कारण से गिर जाते हैं? विरामा से जड़त्व के कारण, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ
है। ठीक, आगे दिया हुआ है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है कि वस्तु का जड़त्व उसके इस खाली स्थान में फुल करना है कि माप होता है। तो वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान उसके द्रव्यमान की माप है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। साथियों, हम लोग 50 प्रश्न को देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि अधिकतर प्रश्न आपके ये सेट से पूछा जा सके। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो स्कूल ग्रुप है उसमें आप इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल ग्रुप में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।